नमस्कार। आज का चैप्टर है भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो बात करते हैं 1945 की। क्या हुआ था 1945 में कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। वो अपनी विदेश नीतियों के ऊपर काम कर रहे थे क्योंकि वो अब स्वतंत्र हो चुके थे। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, दूसरा विश्व युद्ध, वो समाप्त हो चुका था 1945 में। बंदूकें तो शांत हुई थी, लेकिन एक नया युद्ध शुरू हो गया था जिसे कहा गया कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। ये एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड दो पोल्स में बट चुका था। एक पोल्स को जो लीड कर रहा था वो था यूएसए, जो कैपिटलिस्ट अप्रोच को साथ लेकर चल रहा था, और दूसरा जो पोल था वो था यूएसएसआर के आसपास, जिसमें वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट अप्रोच को लेके आगे चल रहा था। पूरी दुनिया बटी हुई थी। भारत देश भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और उसके सामने अब था कि वो या तो अमेरिका की जो कि कैपिटलिस्ट अप्रोच वाला जो ग्रुप है वो उसमें जाए, या यूएसएसआर का जो अप्रोच है उसमें जाए। लेकिन नेहरू, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, उन्होंने एक नई नीति अपनाई। एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें वो दोनों जो भी गुट हैं उनके साथ रहकर भी उनसे जो भी फायदा ले सकते हैं वो फायदा लें। क्योंकि देखिए, विदेश नीति का जो एक मतलब होता है सीधा, वो होता है कि एक ऐसी नीति किसी देश की जो दूसरे देशों के प्रति अपनाता है वो, और उससे क्या करता है, वो मैक्सिमाइज करता है अपने फायदे को। वो दूसरे देशों से ऐसी कुछ नीतियां बनाता है। तो भारत ने किसी गुट का हिस्सा होने की जगह चुना अपना एक नया रास्ता बनाना। भारत ने अपने एक नए रास्ते के लिए आगे बढ़े, जिसमें बात हुई गुट निरपेक्षता की, नॉन अलाइन मूवमेंट की। अब बात होती है कि नेहरू की कूटनीति, गुटनिरपेक्षता की नीति, पाकिस्तान से युद्ध, चाइना से टकराव और बांग्लादेश का जन्म। जी हाँ, ये कोई केवल फैक्ट्स नहीं है, ये भारत के बनने की कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें भारत ने सबसे अलग होकर एक ऐसी नीति अपनाई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उनका नेतृत्व कर रही थी। एक ऐसी नीति अपनाई जो एक तीसरी दुनिया के जो देश थे, जो कि अंडर डेवलप्ड थे, जो कि अभी स्वतंत्र हुए थे, उनकी साझी आवाज बनी, उनको समानता के स्तर पर लेके जाती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस पावर गेम के अंदर भारत पड़ता या वो नए देश पड़ते, तो वो अपनी सॉवरेनिटी पहले ही खो चुके होते। और किसी देश की आज़ादी इस बात से पहले मानी जाती है कि वो अपनी विदेश नीति और आंतरिक जो भी नीतियां या पॉलिसीज जो बनाता है वो कितना स्वतंत्र होकर बनाता है या किसी दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में बनाता है। अब बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कोल्ड वॉर के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने ज्यादा जो जोर दिया वो इकोनॉमिकल ग्रोथ पर जोर दिया। हमने ना तो कैपिटलिस्ट जो अप्रोच वाली ऐसी कोई पॉलिसी अपनाई जिसमें मार्केट ही सुप्रीम हो, और ना हमने कम्युनिस्ट अप्रोच अपनाई। हमने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया। उसके साथ साथ अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर जो होता है उसको हमने ज्यादा प्रेफरेंस दिया या प्राथमिकता दी। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ और डेमोक्रेसी, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं इन सब चीज़ को करने के बाद, और इनके साथ साथ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो उन्होंने रखा देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मिसाल अगर आप देखें तो बार्क हो गया, आईआईटीज हो गए, आईआईएम हो गए, एम्स हो गए, है ना, एटॉमिक एनर्जी के लिए इंस्टीट्यूट हो, ये सब चीज़ें बनाने उनकी कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो है उसको दर्शाती हैं। एक स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति लेकर नेहरू उतरे, और उन्होंने आर्थिक और वित्तीय संबंधों को या इन वाले जो प्रश्न होते हैं इन पर ज्यादा जोर दिया। बजाय किसके, बजाय उन्होंने कि हम अपनी सेना को इतना ज्यादा मॉडर्नाइज कर लें या हम ऐसे कर लें, उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि हमें आज जो जरूरत है वो है इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट की। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो इकोनॉमिक स्थिति जो थी वो बहुत बेकार थी। भारत का प्रधानमंत्री एक सुसाइडल कमिट जैसा था, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं और एक बड़ी पॉपुलेशन को लेके चलना है। उसके साथ साथ एक ऐसा देश जिसके अंदर वो सामंतवादी सोच बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी। तो इसलिए नेहरू ने जो शुरुआत की वो किससे की, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस को लेकर चलने की। और जब
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान लागू किया गया तो उसमें देखा गया कि चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो और चाहे वो सोशल हो, उस जस्टिस की बात कही गई है ना। अब चाइना के साथ अगर बात करेंगे तो 1954 में जो चाइना के हेड थे चाओ एन लाई, उनके साथ नेहरू ने एक पंचशील की नीति को अपनाया। और पंचशील की नीति का मतलब ये था कि हम एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे के जो इंटरनल जो मामले हैं, जो आंतरिक मामले, उनमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और समानता के आधार पर काम करेंगे, पीसफुली कोई एक्सिस्टेंस की नीति अपनाएंगे। ये सब चीजें किसने की? उस पंचशील जो नीति थी उसके अंदर थी। नेहरू जो थे उनके अकॉर्डिंग जो अफ्रीका है और जो एशिया है, ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं, इनको एक साथ लेकर ये जो थर्ड वॉर कह रहा हूं मैं आपसे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो नई नई स्वतंत्रता प्राप्त करके आई थी, नेहरू का ऐसा मानना था कि अगर हम साथ में चलेंगे एशिया और अफ्रीका के वो गरीब देश, तो हम कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस कर सकते हैं वेस्टर्न पावर्स के साथ, उन सब पावर्स के साथ जो कहीं ना कहीं हमें उस एक रेस में ले जाना चाहती हैं जहां पर वेपन्स की बात हो रही है, जहां पर एक दूसरे के ऊपर उपनिवेश बनाने की बात आज भी हो रही है कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म के रूप में। तो नेहरू ने एक इस तरह से पॉलिसी को डिजाइन किया कि हम एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरह काम करें, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी हो वो बहुत बेहतर हो और हम कहीं पर भी अपनी स्वायत्तता से समझौता ना करें। 1961 में बेलग्रेड के अंदर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो क्या है उसकी शुरुआत हुई और ये एक स्वतंत्र और स्वायत्त देशों का एक समूह था। इसने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और शस्त्रीकरण के विरोध में आंदोलन किया। ये एक ऐसा था जो इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और मिलिटराइजेशन कहते हैं ना, इन सब के अगेंस्ट था। ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात करता था, ये कहीं ना कहीं पीसफुल को एक्सिस्टेंस की बात करता था। ये जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी, जो गरीब पिछड़ी हुई थी, ये उनके लिए एक वॉइस रेज करना चाहता था। तो गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी दो गुटों से अलग रह के तीसरा गुट बनाना नहीं था, बल्कि एक दुनिया से उन गुटों की समाप्ति करना था। ये बताना था कि हम अपने हिसाब से भी चल सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि अपने विकास के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज के लिए किसी गुट में शामिल होना है, और हम समानता के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेम कहीं ना कहीं समानता, स्वतंत्रता, स्वायत्तता इनको लेकर चलता है साथ, ठीक है ना। अगर आप देखते हैं तो नेहरू ने हमेशा यूनाइटेड नेशंस को इंपॉर्टेंस दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो नेतृत्व किया। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो नेहरू की जो पॉलिसी थी, जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें बहुत सारे विचारक हैं वो कहते हैं कि वो आइडियलिस्टिक अप्रोच वाले थे नेहरू। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी अप्रोच, कोई भी विदेश नीति पूरी तरह से आइडियलिस्टिक या पूरी तरह से रियलिस्टिक नहीं होती, वो उन दोनों का कहीं ना कहीं मिश्रण होता है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ज्यादा टिल्ट थी कहां पर? आदर्शवाद की तरफ, कहां? आइडियलिस्टिक अप्रोच की तरफ। जैसे नेहरू बात करते थे दुनिया में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस की बात करते थे। नेहरू बात करते थे कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी रेस से हमें हमेशा अलग रहना चाहिए, जो कि बताता है कि वो इस तरह सोचते थे। वो जो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज थी उनको साथ लेने की बात करते थे, साथ लेकर चलने की बात करते थे। 1948 में जब पाकिस्तान ने कबायली के रूप में भारत के ऊपर आक्रमण किया और नेहरू उस वाले जो डिस्प्यूट था उसको लेके सीधा यूएन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच का जो एक मुद्दा था, जो एक सब्जेक्ट था, उसको सीधा यूएन में ले जाके उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कश्मीर के मुद्दे को फंसा दिया, है ना। तो यहाँ पर नेहरू की आलोचना भी हुई। फिर तिब्बत पर जब चीन ने कब्जा किया और इंडिया ने उसको मान्यता दे दी, तो वो भी कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक सेफ जोन था। उसके बाद यूएन के अंदर जाके नेहरू परमानेंट सीट की डिमांड करते हैं, किसके लिए? चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि चाइना हमारा दोस्त है, और वो चाहे वो पंचशील की नीतियां हो या वो दूसरी भी नीतियां हो, वो कोशिश करते थे कि चाइना जैसे सुपर, जो कि एक ऐसा देश है जिसमें सुपर पावर होने की सारी खूबियां हैं, और वो अगर भारत उनके साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत को उससे फायदा होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने 1948 में इंडिया पर अटैक कर दिया, और उनकी जो विदेश नीति थी वो हमेशा से भारत के विरुद्ध में रही।
तो नेहरू को यह भी लगता था कि हम एक ऐसी विदेश नीति अपनाते हैं जिस विदेश नीति के अंदर क्या होगा, चाइना के साथ हम संबंध बेहतर रखेंगे, क्योंकि दो फ्रंट पर, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी एक ही साथ दो फ्रंट पर लड़ना या उस डिस्प्यूट में पड़ना भारत के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा नहीं, क्योंकि हमें जरूरत है इकोनॉमिकल ग्रोथ की, साइंटिफिक अप्रोच को आगे ले जाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है, साइंटिफिक रिसर्च में पैसा खर्च करने की जरूरत है, सोशल डिस्क्रिमिनेटी को हटाने की जरूरत है, उस पॉवर्टी को हटाने की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम हथियारों में पैसा खर्च करें दोनों मोर्चों पर लड़कर, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान। तो इसीलिए नेहरू की सोच कहीं ना कहीं ये थी कि हम चाइना के साथ अपने संबंध बेहतर रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ ही हमेशा रहता है। उसके साथ साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की 1948 में, और भारत ने ये कहा कि हम हमेशा इसका शांतिपूर्ण ही उपयोग करेंगे, हम उस वेपन्स की रेस में नहीं जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ हम नहीं जाएंगे। उसके बाद 1962 में चाइना ने जब भारत पर अटैक किया तो नेहरू की जो विदेश नीति थी उसकी धज्जियां उड़ गई। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि नेहरू ने तो एक ऐसी विदेश नीति अपनाई जो चाइना को समझ ही नहीं पाई। उसके बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ और देखेंगे अगर, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें रियलिस्टिक अप्रोच भी आपको दिखाई देती है। और वो कैसे दिखाई देती है, क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया कि कोई भी विदेश नीति, किसी भी फॉरेन पॉलिसी किसी देश की पूरी तरह से ना तो आइडियलिस्टिक होती है ना रियलिस्टिक होती है। अब हमने आइडियलिस्टिक तो बता दिया, रियलिस्टिक अप्रोच क्या थी नेहरू की जिसको हम बात कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं कि इंडिया ने अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर और सोशल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया। उसके साथ साथ इन्होंने, अगर आप देखते हैं तो एक नेहरू भारत की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे। कैसे, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1949 में हमने भूटान के साथ 1949 में और नेपाल के साथ 1950 में हमने क्या किया, शांति समझौता किया। क्योंकि जब चाइना ने हमारे वो तिब्बत वाला जो क्षेत्र था, जो बफर जोन होता था भारत और चाइना के बीच में, उस पर जब कब्जा कर लिया तो नेहरू की दूरदर्शिता ये थी, नेहरू ये समझ चुके थे कि अगर वो तिब्बत तक आ गया चाइना तो हमें कहीं ना कहीं जो हिमालयन जो कंट्रीज हैं, चाहे आप वो उसे भूटान में ले लें जिसके साथ हमने 1949 में समझौता किया, या नेपाल में ले लें जिससे 50 में किया, उनको अपने साथ लेकर चलना होगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो भारत की जो अप्रोच थी या जो नेहरू की जो विदेश नीति थी वो पूरी तरह से आइडियलिस्टिक तो हमें नहीं नजर आती है ना, उसमें रियलिस्टिक अप्रोच के भी बहुत सारे गुण हैं। उसके अलावा 1962 में जब चाइना ने अटैक किया तो अमेरिका ने भारत का साथ दिया और यूएसएसआर ने चाइना का साथ नहीं दिया। ये क्या था, ये हमारी गुटनिरपेक्षता की जीत थी, ये हमारी गुटनिरपेक्षता की जीत थी। इन सब चीजों के साथ अगर हम देखते हैं तो नेहरू की एक विदेश नीति ऐसी थी कि कहीं ना कहीं वो टिल्ट थी आइडियलिस्टिक अप्रोच की तरफ, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं था, उसमें बिल्कुल भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की, जिसमें इंदिरा गांधी का एरा होता है। इंदिरा गांधी के एरा में क्या हुआ या इंदिरा गांधी ने क्या किया देश के लिए, तो देखिए उनकी जो विदेश नीति थी वो कहीं ना कहीं टिल्ट थी रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ, कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया। 1962 के अंदर अगर आप देखते हो तो चाइना के आक्रमण के बाद, चाइना ने जब भारत पर अटैक किया और 1962 में अटैक किया और 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। अब भारत की तरफ समस्या बढ़ चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा दुश्मन है ना, पाकिस्तान भी हमेशा हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, चाइना भी और मजबूत हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए उसने। अब अमेरिका को कहीं ना कहीं हमें साथ लेना था और हम देखते हैं, और उसके साथ साथ या तो अमेरिका को ले लो या यूएसएसआर को ले लो, लेकिन जो इंदिरा गांधी थी उनकी जो दूरदर्शिता थी, उन्होंने कहीं ना कहीं किसको साथ किया, यूएसएसआर को साथ किया। और भारत की जो सेना थी उसमें मॉडर्नाइजेशन किया, उसका सेना का जो आकार था उसके अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि की, है ना, इंक्रीज किया नंबर ऑफ मिलिट्री में जितने भी पर्सोनल थे। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा खर्च किया किसके ऊपर, मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन पर। और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं 1971 में पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चाइना दोनों खड़े हो गए। इंदिरा गांधी ने 1971 में ही एक ट्रीटी की
किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। और उस यूएसएसआर के साथ संधि करने के बाद अमेरिका और चाइना को इतना समझ आ चुका था कि हाँ, अब हम पाकिस्तान की तरफ पूरी तरह से नहीं रह सकते और इंडिया को पूरी तरह से दबा नहीं सकते। इसका रिजल्ट ये आया कि 1971 में हमने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। और दो टुकड़ों में तोड़ने का मतलब यह है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, क्योंकि पहले पाकिस्तान, अगर आप देखते हो कि ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान जो भी था, तो जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो तो करता ही था वहां से कुछ ना कुछ। यहाँ से ईस्टर्न पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, यहाँ से भी हमें हमेशा समस्या रहती थी। और हमारे एक बड़ी जो आर्मी है, जो हमारा जो बड़ा जो हमारा एक बल है, वो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में रहता था। हमने अब क्या किया, 1971 में बांग्लादेश को एक नया देश बना दिया, 16 दिसंबर आपने देखा होगा। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं 1971 में ये किया, 1974 में देखते हैं कि पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया इंदिरा गांधी के टाइम में, पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, जिससे कहीं ना कहीं दबाव बना। उसके साथ अगर आप देखते हैं 1975 के अंदर जो एक नया राज्य था जो सिक्किम था, उसको भारत के अंदर हमने क्या किया, उसका विलय किया। उसको मतलब हमने भारत के अंदर भारत का हिस्सा बनाया, किसको? सिक्किम को। क्योंकि अगर सिक्किम को नहीं बनाते, कहीं ना कहीं हमारा नॉर्थ ईस्ट कमजोर होता रहता। तो इस तरह की अप्रोच लेके जो इंदिरा गांधी चली, तो हम बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक अप्रोच को लेके चल रही थी और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही थी। इसी दौरान अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का भी विरोध किया इंदिरा गांधी ने। इसके साथ अगर आप देखते हैं तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन को एक शांति का क्षेत्र घोषित करने के लिए उन्होंने बल दिया, इस पर काम किया। 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार आई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई, और उन्होंने कहा कि हम रियल नेम की तरह लिए काम करेंगे, मतलब गुटनिरपेक्षता ऐसी अपनाएंगे कि जो वो रियल होगी। उसमें उन्होंने क्या किया, उनका मानना था कांग्रेस की जितनी भी सरकार आती है वो यूएसएसआर की तरफ टिल्ट होती हैं, वो झुकी हुई होती हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि ये गुटनिरपेक्षता पूरी तरह से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ाया। और अगर आप देखते हैं 1978 में जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, वो भारत की यात्रा पर आए। वो दूसरे प्रधानमंत्री बने जो भारत की यात्रा पर आए, इससे पहले आइजनहोवर आ चुके थे। तो जिमी कार्टर भी आए और फिर मोरारजी देसाई भी सेम ईयर, मतलब 1978 के अंदर यात्रा पर गए। हमने अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश की, किसके साथ? अमेरिका के साथ। अब बात करते हैं राजीव गांधी की। देखिए, राजीव गांधी का जो दौर था उसमें जो फॉरेन पॉलिसीज जो बनी, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर और इकोनॉमिकल ग्रोथ पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने जो टेक्नोलॉजी, जो स्पेशली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो होती है, वो अमेरिका से मतलब अमेरिका से उस टेक्नोलॉजी को, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, और उसके साथ जापान से ऑटोमोबाइल जो टेक्नोलॉजी होती है, जो कार्स होती हैं ना, जो इस तरह की, तो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। और वहां से अमेरिका से और जापान से उन प्रौद्योगिकी को, उस टेक्नोलॉजी को भारत लाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश की। इसके साथ साथ 1988 में यूएन के अंदर राजीव गांधी ने कहा कि आने वाले 20 साल हम ले सकते हैं, 20 वर्षों की सीमा के अंदर अंदर हमें पूरी दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त करना है, अगर हम एक बेहतर दुनिया को देखना चाहते हैं तो। लेकिन हम देखें कि जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, उनके साथ राजीव गांधी के टाइम में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत बेहतर नहीं रही पहले तो, और ढुलमुल भी रही थोड़ी सी श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका के साथ अगर आप देखें तो संबंध ऐसे रहे कि पहले हमने तमिलों की हेल्प करी जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, कहां पर? श्रीलंका में। बाद में हमने श्रीलंका के गवर्नमेंट के साथ संबंध अच्छे कर लिए और उन तमिल्स के खिलाफ ही शांति सेना भेज दी, जिसके बाद जो असर था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि राजीव गांधी का टाइम पीरियड नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा। 1990 का जो दौर आया उसमें इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। उसके साथ साथ उसी टाइम में सोवियत यूनियन टूट चुका था। इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, जो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करता था? सोवियत यूनियन पे, वो बर्बाद हो चुका था। इंडियन इकोनॉमी डूबने लगी। तब जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंहा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
और भारत की जैसे चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी 1978 में अपनाई थी, हमने भी 1991 में इस पॉलिसी को अपना के अपने देश को दूसरे पूरी दुनिया के लिए हमने खोल दिया, उसके दरवाजे खोल दिए। अब इकोनॉमी जो हमारी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रही, वो एक ओपन इकोनॉमी हो गई जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से आ सकता था। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमने अमेरिका के जो साथ हैं वो संबंध बेहतर करे, और अमेरिका के कारण ही आईएमएफ से हमें इतना बड़ा लोन मिला कि भारत एक इकोनॉमिकल जो क्राइसिस में फंस गया था उससे बाहर आ पाया। फिर बात करते हैं 1992 की, जब हमने देखते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। लुक ईस्ट पॉलिसी में साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इनसे संबंध बेहतर करने पर जोर दिया गया। उसके साथ साथ भारत ने म्यांमार के मिलिट्री शासन को भी मान्यता दी। उसके साथ ही 1992 में पहली बार हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, किसके साथ? इजराइल के साथ, क्योंकि हम इजराइल के साथ पहले खड़े नहीं हुए थे कभी भी। पहली बार हमने क्या किया? इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। 1996 का दौर आता है और आईपी गुजराल जो थे, आईपी गुजराल फॉरेन मिनिस्टर रहे 1996 में, उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन वो लेकर आए, जिसका मतलब क्या था? उसमें जो हमारे पड़ोसी देश थे उनके साथ संबंध बेहतर करने थे और उन्हें एक तरफा छूट देनी थी। हालांकि इसमें छोटे देश स्पेशली थे, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। इस छूट से हमने दूर रखा चाइना को और पाकिस्तान को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अगेंस्ट ही रहा, तो हमने गुजराल डॉक्ट्रिन से उन दोनों को थोड़ा सा अलग रखा। लेकिन इसके साथ हमने ये भी निश्चित किया कि हम आपको एक तरफा छूट दे तो रहे हैं, लेकिन आप अपनी जमीन से और हम अपनी जमीन से एक दूसरे जो पड़ोसी हैं उनके खिलाफ किसी दूसरे देश को मतलब आक्रमण नहीं करने देंगे, है ना। आपकी जमीन का यूज आप भी नहीं करने देंगे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, और हम भी नहीं करने देंगे। तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन की बात हुई। फिर बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम पीरियड आता है 1998 के अंदर। अगर आप देखते हैं तो पोखरण के अंदर हमने जो है न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो कर लिया, वेपन्स के लिए न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिया। और क्योंकि हमें करना भी क्यों पड़ा? क्योंकि पाकिस्तान कर चुका था, पाकिस्तान कर चुका था चाइना की मदद से। अगर हम नहीं करते हमारे ऊपर खतरे बढ़ रहे थे। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए अगर आप देखते हैं तो लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में किया, जो कि एक बड़ा कदम था पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने का। मनमोहन सिंह का दौर आया 2005 में, 2005, ये वही दौर था जब एक्सटेंडेड नेबरहुड की हमने एक नीति अपनाई और उसके अंदर हमने साउथ ईस्ट एशिया, एशिया और वेस्ट एशिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की। वेस्ट एशिया और जो मैंने आपसे बोला साउथ ईस्ट एशिया। इसके साथ साथ एक और जो चीज हुई, बड़ा अचीवमेंट मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का था, वो था न्यूक्लियर सिविल डील, जो की हुई अमेरिका के साथ, जिसके साथ भारत को परमाणु देश की मान्यता मिली। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमने कितना भी बोल लिया हो कि मनमोहन सिंह है, वो कुछ बोलते नहीं है, वो रॉबर्ट है, वो कुछ भी हमने बोल लिया हो, लेकिन मनमोहन सिंह वो शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी सरकार को दांव पर लगा दिया उस सिविल न्यूक्लियर डील के लिए। अपना प्रधानमंत्री का पद जाता है तो जाए, कांग्रेस की सरकार गिरती है तो गिरे, लेकिन देश के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और सिविल न्यूक्लियर डील हुई, इंडो यूएस के जो रिलेशंस थे वो स्ट्रांग हुए, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जिसको कहते हैं मजबूत हुए। और बराक ओबामा जो तब राष्ट्रपति थे, उन्होंने इवन यूएन के अंदर भारत की परमानेंट सीट के लिए आवाज उठाई और बोला कि हाँ, भारत एक रिस्पॉन्सिबल एक कंट्री है। और उसके साथ साथ वही टाइम था जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एनपीटी पे भी हमने साइन किए बिना हम उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर पाए, जो कि न्यूक्लियर जो फ्यूल था, जो कि कहते हैं ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और उसके फ्यूल को हम प्राप्त कर सकते थे बिना एनपीटी के पर साइन किए। वो ये मनमोहन सिंह ने किया। आप आज जितनी मर्जी गालियां दे लीजिए कि मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन मनमोहन सिंह की मुझे एक लाइन याद आती है। उन्होंने कहा था कि मैं उतना बड़ा धूर्त नहीं हूं और आप मुझे जितनी मर्जी गालियां दे लीजिए, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, इतिहास बताएगा कि मनमोहन सिंह क्या थे। और वो इतिहास आज हो गए हैं, वो बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने इस देश में अपनी सत्ता की परवाह करे बिना देश की सुरक्षा के लिए क्या किया। उसके साथ साथ अगर हम आगे देखते हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 के अंदर। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सार्क कंट्रीज
के सभी देशों को बुलाया और अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर उनके मौजूदगी में अपना शपथ ग्रहण पूरा किया। उसके साथ साथ अगर देखेंगे, एक भूटान जैसे छोटे देश की यात्रा की पहली यात्रा मोदी जी की वो रही। मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में परिवर्तित किया, हालांकि हम उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए हैं। जिस तरीके से राजीव गांधी की सरकार में बहुत बेहतर तरीके से जिसे कहते हैं ना कि बहुत बेहतर रिश्ते नहीं बन पाए थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, उसी तरह से आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो नेहरू जी कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, जैसे राजीव गांधी के टाइम में हमारे पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे नहीं थे, मोदी जी के टाइम में भी हमारे रिश्ते पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं हैं। हालांकि बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने हम घुटने टेक देते हैं और हम अपनी स्वायत्तता को सेक्रीफाइस कर देते हैं। जो भी है वो वक्त बताएगा आने वाला, लेकिन हाँ, अभी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज हैं उसके यही सब फेज थे जो हमने आपको बताए। थैंक यू सो मच। अब इसके साथ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, यही लिंक मिल जाएगा आपको। तो आप बने रहिए अगले चैप्टर के लिए और आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या रह गया है। ये मैंने जनरली बनाया है फॉरेन पॉलिसी के लिए, क्योंकि देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी आप देखेंगे तो 12th में भी आता है ना, सेकंड सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है अगर आप देखते हैं तो, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें होता है। तो स्पेशली अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप मुझे वो बताइए कमेंट में। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा या लगा, क्या हुआ, आप फीडबैक जरूर दीजिए। आगे मिलते हैं हम अगले वीडियोज में 2 दिन बाद। थैंक यू।